आज के भूगोल की कक्षा के अंतर्गत हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ये साथियों ज्योग्राफी की पहली कक्षा है और इस कक्षा के साथ क्रमिक रूप से आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। जो छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी कक्षा है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो उन्हें नोट करते चलेंगे। यहाँ पर जो है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, यानी सभी विज्ञानों की माँ है। तो ऐसे में आपको ज्योग्राफी का अध्ययन करते समय बिल्कुल आपका जो दृष्टिकोण होगा वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, अर्थात आपको समझना अधिक है और याद कम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पक्ष है कि ब्रह्मांड आखिर क्या है, ब्रह्मांड से जुड़े जो परिकल्पनाएं हैं या जो सिद्धांत हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। और जो प्रमुख सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जिसे 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटर ने प्रतिपादित किया था, वही सिद्धांत आज सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। साथियों, पहले समझा जाए कि आखिर ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स वो जो है मास और ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो जिसमें समस्त जो है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के समस्त आकाश गंगाएं वो सन्निहित हैं। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का ऐसा रूप जिसमें सूक्ष्म अणुओं से लेकर के आकाश गंगाओं तक का समावेशन हो, उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के विषय में आज भी बहुत रहस्य यानी रहस्योद्घाटन अभी भी बहुत शेष है, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिकों का अनुमान है वो ये है कि जो है ब्रह्मांड का जो डायामीटर है यानी ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है। इतना विस्तृत है ब्रह्मांड। और आगे अभी एक जब एडविन हबल ने अपना जो है ग्रेट एक्सपेंशन थ्योरी दी है, उसमें ये ज्ञात हुआ है कि भाई ब्रह्मांड तो सतत विस्तारवान है और ब्रह्मांड की सीमा को तय करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये याद रखेंगे कि लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष वो इसका डायामीटर है यूनिवर्स का। यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 गैलेक्सीज इसमें सन्निहित हैं। और अब यद्यपि यहाँ पर जो है कई सिद्धांत और भी हैं, जैसे स्टडी स्टेट सिद्धांत होयल का है, होयल द्वारा प्रतिपादित किया गया जो यूनिवर्स से संबंधित है। और पल्सेटिंग थ्योरी है, एक दोलन सिद्धांत है, वो एलन सैंड्रेजा के द्वारा प्रतिपादित है। लेकिन जो सबसे मान्य थ्योरी है वो बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है। ये इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने 1927 में किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि अब से लगभग 13.7 वर्ष पूर्व 13.7 वर्ष 13.7 करोड़ वर्ष यानी बिलियन ईयर बिफोर है, सॉरी यहाँ पे करोड़ वर्ष पूर्व
एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ। और कहाँ पर बिग बैंग हुआ? उनका मानना था कि एक परमाणविक इकाई थी, एक यूनिट था, एटॉमिक यूनिट, जिसमें बहुत अधिक हाई डेंसिटी थी, हाई टेम्परेचर था, यानी बहुत अधिक घनत्व और बहुत अधिक ताप था। लेकिन उसका जो आयतन था, आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, यानी इतना सूक्ष्म आयतन और हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर के कारण एक महाविस्फोट हुआ और जो द्रव्य और ऊर्जा वो ब्रह्मांड में बिखर गया, स्पेस में बिखर गया। और जब स्पेस में बिखर गया तो वही खगोलीय पिंडों का निर्माण का आधार बना है। साथियों, एक बार पुनः समझ लें कि जॉर्ज लेमेंटर का मानना था कि पहले समस्त, यानी जब समय, स्थान और वस्तुओं की परिकल्पना तक नहीं थी, तो ऐसे समय समस्त जो एक बिंदु में द्रव्यमान संघनित था, जिसे परमाणविक इकाई कहा गया, यानी सिंगल यूनिट में वो द्रव्यमान संघनित था। लेकिन चूंकि बहुत कम आयतन में ये बहुत अधिक द्रव्यमान था, इसलिए उसमें हाई डेंसिटी थी और उच्च ताप था, तो इसमें जो है एक भयानक विस्फोट हुआ। और वो भयानक, इस बिंदु से जब विस्फोट हुआ तो उसी से ये बिखराव चालू हो गया और जो है ये स्पेस की रचना हो गई, यानी ब्रह्मांड की रचना हो गई। और उसी के उपरांत ही समय, द्रव्य और वस्तुओं की बात आई। ये जॉर्ज लेमेंटर का सिद्धांत है। इसमें जो है इसके बाद एडविन हबल और जो है डॉपलर, दो वैज्ञानिकों के अन्य पक्षों को भी यहाँ जोड़ना उचित रहेगा। जब एडविन हबल ने अपने सिद्धांत को विकसित किया और पाया कि ये जो ब्रह्मांड है वो सतत विस्तारवान है, यानी इसका एक्सपेंशन वो आज भी जारी है। यूनिवर्स इज इवर एक्सपेंडिंग। ये आकाश गंगाएं आपस में दूर होती चली जा रही हैं और ये जो है एक ग्रेट एक्सपेंशन थ्योरी, यानी महान विस्थापन सिद्धांत का या विसरण सिद्धांत का प्रतिपादन जब हबल ने किया तो जॉर्ज लेमेंटर के सिद्धांत को और अधिक मान्यता मिली, यानी बिग बैंग थ्योरी को और अधिक मान्यता मिली। इसके बाद जो है साथियों, डॉपलर प्रभाव, जो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, यानी जो तारों से आने वाले प्रकाश का जब स्पेक्ट्रम लिया गया, तो तारों के प्रकाश का जब स्पेक्ट्रम लिया गया तो उसमें जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की शिफ्टिंग रेड कलर की ओर थी, यानी स्पेक्ट्रम के रेड भाग की ओर थी। तो वो तभी संभव होगा जब कोई प्रकाश स्रोत हमसे दूर जा रहा हो, अर्थात ऐसी स्थिति में जो एडविन हबल ने वो महान विस्थापन थ्योरी दी, उसको जो है पुष्टि मिली, यानी जो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव है उसने भी बिग बैंग थ्योरी का समर्थन किया। तो आज जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो यही है कि वो बिग बैंग थ्योरी, यानी महान विस्फोट सिद्धांत, जिसे जॉर्ज लेमेंटर द्वारा प्रतिपादित किया गया। एक यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने वर्ष 2010 में एक जो है प्रयोग किया था, जिसे लार्ज हेड्रन कोलाइजर के नाम से जाना जाता है। और इसमें उन्होंने लगभग 150 किलोमीटर गहराई पर
पृथ्वी में लगभग 27.36 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग बनाई थी और वहां पर प्रोटॉनों की प्रकाश की गति से बौछार की थी, जिससे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान, जिसे जो है गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, ब्रह्मांड के मूल कण कहते हैं, उसकी उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त हो। ये प्रयोग 2010 में किया गया, जो बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि के लिए किया गया था। तो साथियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटर ने 1927 में किया था। यही सबसे मान्य सिद्धांत है और अभी तक इसके विपरीत कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है। जब महान विस्फोट हुआ तो फिर आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड का ये अस्तित्व सामने आ गया। अब आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। आकाश गंगाएं आखिर क्या हैं? यहाँ पर समझा जाए कि आकाश गंगा है क्या, गैलेक्सी है क्या। गैलेक्सीज को समझते हैं, आकाश गंगाओं को। आकाश गंगा वस्तुतः करोड़ों अरबों जो है तारों के समूह को हम जो है आकाश गंगा कहते हैं। असंख्य तारों का जो समूह होता है वही आकाश गंगा है साथियों। असंख्य तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है, गैलेक्सीज कहलाता है। और ये असंख्य तारे जो है, जो हमारे आकाश गंगा के भाग होते हैं, इनकी आकृति जो है वो स्पाइरल होती है। स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। आकाश गंगा की आकृति आप लिख सकते हैं सर्पिलाकार, स्पाइरल, सर्पिलाकार होती है, यानी स्प्रिंग नुमा ये आकृति होती है। ये जो है आकाश गंगाओं की आकृति होती है। और एक आकाश गंगा में वो जो है, आप ये मानिए कि अरबों तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमारा जो सौर परिवार है वो सौर परिवार मिल्की वे का सदस्य है। आकाश गंगा है जिसका नाम मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला का सदस्य है हमारा सोलर सिस्टम। ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे। और इसके पश्चात तो जो हमारे मिल्की वे का तो सदस्य ही हमारा सौर परिवार। अब हमारे सौर परिवार के निकटतम की गैलेक्सी कौन सी है, यानी मंदाकिनी कौन सी है, उसको भी समझते हैं। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसी मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। आप नाम नोट कर लेंगे। टेलीस्कोप के माध्यम से लियो ने इसे सर्वप्रथम देखा था। अब जो है हमारी आकाश गंगा के जो निकट की आकाश गंगा है, वो सबसे निकट की आकाश गंगा है एंड्रोमिडा। एंड्रोमिडा वो हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है। एक पॉइंट और, सबसे शीतल और चमकीले तारों, सबसे शीतल तथा चमकीले तारों वाली जो आकाश गंगा है उसको हम कहते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला वो जो है सबसे निकट की आकाश गंगा है, वो सबसे चमकीले और शीतल तारों वाली आकाश गंगा है। इस तरीके से आप जो है मंदाकिनी या मिल्की वे आकाश गंगाओं के संदर्भ में
ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इतना पर्याप्त है। अब यहाँ पर कैसे इन आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जब जो है महाविस्फोट हुआ तो हीलियम और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में जो है बिखर गए, और धीरे धीरे जब उनका तापमान कम हुआ, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि वो जो परमाणविक इकाई थी उसका तापमान बहुत अधिक था, लेकिन जब धीरे धीरे दूर गए तो इनका तापमान कुछ कम हुआ, और उससे क्या हुआ कि हीलियम और हाइड्रोजन और अन्य डस्ट पार्टिकल्स से वो जो है आकाश गंगाओं का वो निर्माण प्रारंभ हो गया। इस तरीके से जब आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया तो उसके पश्चात जो है लगभग अब से 4.5 अरब वर्ष पूर्व 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर परिवार का निर्माण हुआ। सौर परिवार का निर्माण हो गया, यानी ये जो सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया वो अब से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व था। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है ना कि बिग बैंग जो हुआ वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जबकि हमारे सौर परिवार का निर्माण वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड, पहले ब्रह्मांड की रचना हुई, तत्पश्चात जो है आकाश गंगाएं अस्तित्व में आई और उन्हीं में तारों का निर्माण हुआ, और उसके उपरांत जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर परिवार का निर्माण हो गया, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया। इस तरीके से ये जो है निरंतर विकास अभी जारी है। अब हम आते हैं इसके बाद जो है एक पॉइंट लेते हैं, जो तारों की उत्पत्ति और उनका विकास। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और उनका विकास का क्रम कैसे होता है, इसे समझते हैं साथियों। तारों की उत्पत्ति एवं उनका विकास। तारों की उत्पत्ति, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार्स। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टार। इससे पहले समझ ले रहे हैं कि तारे कैसे जो है विभिन्न अवस्थाओं में गुजरते हैं। तारों का एक लंबा जीवन होता है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इसको समझने के लिए आप पहले तारों का जन्म और उनका विकास ये समझ लेते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टार्स एंड देयर डेवलपमेंट इसको समझते हैं। तो तारों का जीवन बहुत लंबा होता है, अत्यधिक लंबा जीवन होता है, और जब जो है ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन जब संलयित होती है तो हीलियम बनती है, और उस क्रिया द्वारा, यानी जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। H+, ये जो है H2 बना, और फिर यही क्रम से आगे हीलियम बनता है, और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है। इससे जो है ऊर्जा एवं प्रकाश तारा विमुक्त करता है। आप जानते हैं हमारा जो सूर्य है वो भी एक मध्यम आयु का तारा है, और जिस दर से ये ऊर्जा
उत्पन्न कर रहा है। तो एक निश्चित समय पश्चात, चूंकि E बराबर mc² जो आइंस्टीन का सिद्धांत है, जब कोई जो है तारा ऊर्जा विकिरित करेगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा और धीरे धीरे वो जो है समाप्त हो जाएगा। तो यदि भौतिकी की भाषा में देखें तो वर्तमान में एक आकलन के अनुसार 10⁻31 किलोग्राम ये मास ऑफ सन है, और जिस दर से ये ऊर्जा विकिरित कर रहा है उसमें 10⁻11 ईयर्स बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो सूर्य या अन्य तारों की जो ऊर्जा देने की प्रक्रिया है उसका प्रमुख स्रोत वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो ये उच्च दाब और उच्च ताप वो जो है विद्यमान है सूर्य पर, जिसके चलते जो है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर साथियों, अब तारों का यहाँ पर सूर्य के ही उससे हम लेंगे, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से वो कम होता है। इफ द मास ऑफ स्टार इज लेस देन द मास ऑफ सन, तब उसे हम कहते हैं श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ। श्वेत वामन कब कहेंगे? जब जो है जब तारे का द्रव्यमान वो मास ऑफ स्टार इज लेस देन द मास ऑफ सन। सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा तो वो श्वेत वामन कहलाएगा, और यानी व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा, श्वेत वामन कहलाएगा। और यही जब मास में परिवर्तन होता है तो यही श्वेत वामन आगे जो है वो जो है ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है, ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। यानी वो जो है ये क्रम चलता है। लेकिन इफ द मास ऑफ एनी स्टार मोर देन द मास ऑफ सन, अगर मास ऑफ स्टार, यदि मास ऑफ स्टार इज मोर देन द मास ऑफ सन, तो ऐसे स्थिति में बदलाव होता है। और बदलाव ये होता है कि जो मध्यवर्ती परत में उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ऐसे तारों का जो केंद्र होता है वो ध्वस्त हो जाता है, और केंद्र ध्वस्त होने से जो है एक भयंकर विस्फोट होता है, उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा नोवा और सुपरनोवा पढ़ा होगा। यानी जब जो है मास ऑफ एनी स्टार इज मच मोर देन द मास ऑफ सन, तो ऐसी स्थिति में हाई ग्रेविटी के कारण मध्यवर्ती परत की जो हाई ग्रेविटी होती है उससे उस तारे का सेंटर ध्वस्त हो जाता है, केंद्र ध्वस्त हो जाता है। और केंद्र ध्वस्त हो जाने से एक महान विस्फोट होता है, सुपरनोवा जिसे कहा जाता है। और इस महान विस्फोट के उपरांत वो जो तारा होता है वो बदल जाता है न्यूट्रॉन तारे में, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। और यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन तारे में जो है क्या होता है कि अत्यधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से ये तारे बने होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्योंकि इनका पूरा अंश ही सभी न्यूट्रॉनों से होता है, इसलिए ये रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे वो जो है रेडियो तरंगों को, रेडियो वेव्स वो जो है विकृत करने लगते हैं, वेव्स, जिससे जो है
ये जो रेडियो वेव्स होती है इनको ही हम पल्सर कहते हैं। ये पॉइंट याद कर लेंगे। न्यूट्रॉन तारों में जो है अत्यधिक गति वाले न्यूट्रॉन होते हैं जो रेडियो वेव्स को रेडिएट करते हैं, और इन रेडियो वेव्स को जब रेडिएट करते हैं तो यही पल्सर कहलाते हैं। अब एक स्थिति ये आती है अंतिम अवस्था है तारों की, वो है ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर। ब्लैक होल को समझते हैं, कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ये अंतिम अवस्था है तारे की। यहाँ पर क्या होता है कि द्रव्यमान एक बिंदु पर वो संघनित होता है, वो कंडेंस होता जाता है एक बिंदु पर, जिससे हाई मास जब एक बिंदु पर होता है तो ऐसे कृष्ण विवर के लिए वो हाई डेंसिटी की अवस्था आ जाती है, और हाई डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो हाईएस्ट ग्रेविटी की अवस्था आ जाती है। हाईएस्ट ग्रेविटी की अवस्था आ जाती है, और ऐसी स्थिति में जब इतनी अधिक ग्रेविटी आ जाती है तो उससे क्या होता है कि अब वो जो है प्रकाश भी तारों से पृथक नहीं हो पाता, यानी जो फोटॉन्स हैं वो हाई ग्रेविटी के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते, जिससे वो जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है तारा, और तारे की मृत्यु हो जाती है। यानी अब ऐसे ब्लैक होल को, यानी जो तारा अंतिम अवस्था में जिसकी मृत्यु हो गई, उसको अब हम जो है वो दूरबीन से भी नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश आ ही नहीं पाएगा। कारण है कि वो हाई ग्रेविटी इतनी अधिक है कि प्रकाश भी वो उससे पृथक नहीं हो पाता, जिससे ये स्थिति उत्पन्न होती है। ब्लैक होल बनने के लिए साथियों एक जरूरी बात ये है कि उस तारे का द्रव्यमान, ब्लैक होल बनने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि तारे का द्रव्यमान जो है, यानी मास ऑफ स्टार मस्ट बी मोर देन द मास ऑफ 3 टाइम्स। मतलब ये मास ऑफ द स्टार मस्ट बी द मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो जा रहा है तभी ये जो है कृष्ण विवर में बदलेगा। यानी जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुने से भी अधिक द्रव्यमान हो जाता है, तो ऐसे में वो तारा जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाने पर ये जो है ये मानिए कि उससे प्रकाश भी पृथक नहीं हो पाता, अर्थात प्रकाश भी उससे निकल नहीं पाता, इसलिए अब तारे की मौत हो जाती है। यहाँ पर साथियों हम तारे के रंग के आधार पर उसकी आयु की भी गणना करते हैं। जैसे यदि तारा जो है ये मानिए कि श्वेत है, तो श्वेत है तो श्वेत प्रकाश दे रहा है या नीला बिल्कुल दिख रहा है, तो उसका अर्थ है कि ये जो है मतलब एक जवान यंग जो है स्टार के रूप में है। एक आप ये पॉइंट लिख लेंगे कि तारों के रंग से उसका तापमान ज्ञात किया जा सकता है, और नीला या सफ़ेद अगर रंग दिख रहा है, नीला या सफ़ेद है, तो इसका अर्थ है युवा तारा, युवा तारा। और यदि नारंगी रंग दिख रहा है, तो इसका अर्थ है प्रौढ़ तारा है वो, फिर प्रौढ़ तारा। और यदि लाल रंग किसी तारे का दिख रहा है, तो उसका अर्थ है कि वो तारा वृद्ध हो चुका है, ओल्ड हो गया है, वृद्ध तारा है। यानी तारों के रंग के आधार पर तारे के
ताप की गणना संभव है। तारे के रंग के आधार पर तारे के तापमान की भी गणना संभव है। यहाँ पर साथियों एक चंद्रशेखर सीमा का उल्लेख कर दिया जाए। यद्यपि एस्ट्रोफिजिक्स की बात है, लेकिन यहाँ पर जो है उपयोगी, अत्यंत उपयोगी है इसे जान लेना। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने खगोल विज्ञान पर बड़ा कार्य किया और उन्होंने एक लिमिट दी जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। चंद्रशेखर लिमिट वो जो है 1.44 ऑफ द मास ऑफ द सन को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था और यस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जो ब्लैक होल थ्योरी में योगदान दिया था, उसके लिए उन्हें 1983 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। W.A. फाउलर के जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, W.A. फाउलर के साथ उन्हें जो है ये दिया गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ये अवस्था परिवर्तन के लिए ये जो सीमा दी है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, इनका मानना था कि 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसके ऊपर अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो फिर वो श्वेत वामन स्टार्ट नहीं रहेगा, व्हाइट डॉर्फ नहीं रहेगा, वो जो है उसके प्रकाश में परिवर्तन आ जाएगा और वो जो है दूसरी आकृति में चला जाएगा। तो चंद्रशेखर लिमिट है 1.44 ऑफ द मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान के यदि 1.44 से अधिक द्रव्यमान जाता है तो वो जो श्वेत वामन है यानी व्हाइट डॉर्फ है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक डॉर्फ में, और यही बात जो है ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे वो जो है परिवर्तित हो जाएगा अन्य अवस्थाओं में। जो अभी हमने तारों की अवस्थाएं आपको बताई कि वो जो है ब्लैक डॉर्फ से आगे बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे न्यूट्रॉन तारों में बदलेगा। और न्यूट्रॉन तारों में चूंकि न्यूट्रॉन तीव्र गति से गतिमान होते हैं, अतः वहाँ पर रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है और रेडियो तरंगों के उत्सर्जन के कारण ये स्थिति आ जाती है कि वो जो है पल्सर के रूप में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है और अंत में क्या होता है कि द्रव्यमान एक बिंदु पर वो संघनित होता जाता है, जिससे जब द्रव्यमान एक बिंदु पर संघनित होता रहता है तो फिर जो है वो इतना अधिक हाई डेंसिटी, हाई मास के कारण हाई ग्रेविटी उत्पन्न हो जाती है और ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि अब प्रकाश भी तारों से पृथक नहीं हो पाता और तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक होल थ्योरी जो ये दिया और चंद्रशेखर लिमिट का जो प्रतिपादन किया, उसके लिए ब्लैक होल थ्योरी के लिए चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को 1983 में W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार मिला, के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। साथियों स्पष्ट हो गया होगा, ब्लैक होल थ्योरी के लिए चंद्रशेखर लिमिट के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। तारों की अवस्थाओं के संदर्भ में आपने विस्तृत समझा, ब्लैक होल थ्योरी को जाना। अब आगे सीधे चलते हैं
अब सौर परिवार की ओर साथियों, सोलर सिस्टम को समझते हैं और कैसे पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सिद्धांतों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और वो जो है अपना एक समझ विकसित करेंगे। सौर परिवार पर आते हैं। तो इसको, इस टॉपिक को इस रूप में हम लिख सकते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, अर्थात तो ये कैसे जो है सौर परिवार बना और कैसे जो है ये ग्रहों की उत्पत्ति संभव हुई। तो साथियों, सबसे पहले जो है यूनानियों ने ग्रहों की उत्पत्ति और उनके विकास के संदर्भ में अपनी परिकल्पनाओं को देने का प्रयास किया था, यानी हाइपोथेसिस के रूप में पहले विकसित करने का प्रयास किया था। तो आरंभिक जो सिद्धांत हैं, इनिशियल थ्योरीज जो है, भिक सिद्धांत, इनिशियल थ्योरीज जो है वो जो है आप समझिए जरा, उनमें जो सबसे पहले देने वाले वो सिद्धांत थे यूनानियों ने इस क्षेत्र में वो अग्रणी कहे जाएंगे और परिकल्पनाओं के रूप में आरंभिक थ्योरी दी गई। और ये जो है आरंभिक थ्योरी प्रमुख रूप से एक तत्ववाद पर आधारित थी कि जो है इन ग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक तत्व जिम्मेदार रहा और उसी से बाद में अन्य तत्वों का निर्माण हुआ। तो एक तत्ववाद सिद्धांत है। इनमें किसी ने कहा कि भाई जल जो है ग्रहों, पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के लिए जिम्मेदार तत्व है जल। तो किसी ने वायु और किसी ने पदार्थ और किसी ने अग्नि को आधार माना। इस पे ये चारों तत्वों के आधार पे जो परिकल्पनाएं दी, हाइपोथेसिस विकसित की, उनमें सबसे पहले दार्शनिक हैं थेल्स। ये यूनानी दार्शनिक है जिन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति, वह वस्तुतः जल से हुई है, ये माना। और अपने पौराणिक, यदि पुराणों में देखें तो पौराणिक सिद्धांत भी यही कहते हैं कि पृथ्वी सहित, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो जल से हुई और जल में ही अंततः इसका विलय हो जाएगा। तो ये थेल्स की हाइपोथेसिस थी। और फिर इसके पश्चात जो है वायु को आधार माना है अनेंजी मेंडर ने। यहाँ पर मैं बता दूं, थेल्स इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, गणितज्ञ थे। और इन्हीं के शिष्य थे यूनान में वो जो है अनेंजी मेंडर वही हैं जिन्होंने सबसे पहले मैप यानी मानचित्र का निर्माण किया था। और भूगोल के अध्ययन में मानचित्र का बड़ा योगदान है। तो अनेंजी मेंडर ने कहा कि भाई वायु तत्व से जो है पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का उद्भव हुआ, वायु के संगनन से पदार्थ बना, अंततः वायु के घर्षण से अग्नि बनी। इस तरीके से वो इन्होंने, अनेंजी मेंडर ने, लेकिन बहुतत्व का समर्थन किया है, जबकि थेल्स इनके गुरु थे, वो एक तत्ववादी थे। इसके बाद जो है पदार्थ को इसका आधार माना पाइथागोरस ने। पाइथागोरस
आपने इनको पढ़ा होगा। इनके एक प्रसिद्ध प्रमेय, ये सब पहले गणितज्ञ थे। मतलब एक जो है गणितज्ञ ही इस तरीके के जो है सिद्धांत दे सकता है तार्किक। तो पाइथागोरस ने पदार्थ को इसको आधार माना और अग्नि को माना हेराक्लीज ने। हेराक्लीज ने अग्नि को आधार माना। ये हाइपोथेटिकल यानी परिकल्पना के आधार पर थे, परिकल्पनाएं मात्र थी, हाइपोथेसिस थी। यानी अभी ये केवल चिंतन और मनन पर आधारित ये सिद्धांत थे। और ये जो है दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित जो आरंभिक सिद्धांत है, ये समझ लीजिए अब से लगभग 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व के सिद्धांत हैं। तो अब वो समय इतना ना तो विज्ञान था, ना इतनी अधिक तकनीक थी जिससे ये चीज़ें क्लियर हो। अतः यहाँ पर बाद में जब जो है प्रमाणिक सिद्धांत प्रतिपादन करने का, यानी जो वैज्ञानिकता पर आधारित हो, उसके आधार पर जो है ग्रहों, पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के वो सिद्धांत जो है प्रारंभ हुए। और जो आधुनिक सिद्धांत हैं, आधुनिक सिद्धांत, उन्हें आप तैयार करेंगे। और इन आधुनिक सिद्धांतों को साथियों दो भागों में बांटते हैं। एक अद्वैतवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत, या एक तारा सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, सिद्धांत। और दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत या द्वितारा सिद्धांत। द्वितारा सिद्धांत, ये आधुनिक सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक जो है अद्वैतवादी या एक तारा सिद्धांत है, यानी ये कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों या उपग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई। और दूसरा ये कि जो है द्वैतवादी में कि पृथ्वी सहित अन्य तारों की जो उत्पत्ति है वो दो तारों से हुई। तो यहाँ पर अद्वैतवादी सिद्धांत को सबसे पहले लेते हैं और उससे समझते हैं कि आखिर क्या है इसमें सबसे पहले कास्टे द बफन, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन ने ये कहा कि एक धूमकेतु, एक विशाल धूमकेतु, वो जो है जब सूर्य के निकट से गुजरा और सूर्य की उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसी से टकरा गया, तो सूर्य का कुछ जो द्रव्यमान ऊर्जा पृथक हुई, बिखरी, उन्हीं से इन 8 ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो है सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे कास्टे द बफन। उन्होंने इस एक तारा सिद्धांत यानी मोनेस्टिक थ्योरी में ये उन्होंने जोड़ा था कि एक धूमकेतु आया और टकराया और उससे द्रव्य और ऊर्जा वो पृथक हुई सूर्य से, जिससे वो एक पहले डिस्क के शक्ल में वो जो है घूमने लगा द्रव्यमान, और बाद में उसमें संघनन की क्रियाएं हुई और उससे ग्रहों का निर्माण हो गया। ये सिद्धांत दिया। इसी में जो मोनेस्टिक थ्योरी है, मोनेस्टिक थ्योरी में एक जो है जर्मन दार्शनिक, जर्मन वैज्ञानिक हैं इमैनुअल कांट।
ये बहुत पूछा जाता है। इनकी एक वायव्य राशि परिकल्पना है। वायव्य राशि यानी गैसियस थ्योरी, राशि परिकल्पना, गैसियस थ्योरी। ये हाइपोथेसिस टाइप में उन्होंने एक वायव्य राशि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उससे उन्होंने पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के निर्माण की परिकल्पना को विकसित किया, वायव्य राशि परिकल्पना। इसके बाद जो है इसी में 1976 में लाप्लास ने जो है एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो जो है लाप्लास का निहारिका सिद्धांत है, नेबुला थ्योरी है, निहारिका सिद्धांत या नेबुलर थ्योरी। उनका मानना था कि वो जो है हाइड्रोजन या जो है गैस डस्ट पार्टिकल जो एक निहारिका के रूप में थे और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब तीव्र उनका घूर्णन हुआ, बहुत तेज जो है घूर्णन हो गया, यानी रोटेशन बहुत तेज हो गया, जिससे अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स से अधिक हो गया। यानी अपकेंद्र बल वो अभिकेंद्र बल से जब अधिक हो गया तो वो जो है विभिन्न छल्लों के रूप में वो घूमने लगा और बाद में यही वो कन्वर्ट हो गए ग्रहों में। तो ये सिद्धांत आप स्पष्ट हो गए। कास्ते द बफन ने कहा कि भाई धूमकेतु टकराया और उससे द्रव्य और ऊर्जा जो पृथक हुई, उससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया। और दूसरा ये कि वायव्य राशि परिकल्पना वो लगभग निहारिका सिद्धांत जो लाप्लास का है, लाप्लास का सिद्धांत है, ये पूछा बहुत जाता है। ये यही कहा कि भाई जब बहुत तीव्र घूर्णन हुआ और इस तीव्र घूर्णन से जो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बटे r, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे अधिक हो गया, यानी अभिकेंद्र बल से अपकेंद्र बल अधिक हो गया, तो वो डिस्क की शक्ल में घूमने लगा सूर्य के चारों ओर। अंततः बाद में वही ग्रहों के रूप में तब्दील हो गया। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया लाप्लास और इमैनुअल कांट ने। आप ये जो है मोनेस्टिक थ्योरी में इन तीन लोगों के योगदान को याद रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी भाग है। इसके पश्चात द्वितारा सिद्धांत यानी द्वैतवादी सिद्धांत, इसमें जो है जो देने वाले हैं प्रमुख रूप से उनमें चैम्बरलिन और माल्टन, उन्होंने बाइनरी स्टार थ्योरी दी। बाइनरी स्टार थ्योरी का प्रतिपादन किया कि भाई वो जो है पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक तारा जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उसके लिए दो तारे जिम्मेदार थे, चैम्बरलिन तथा माल्टन। ये इन्होंने दो द्वितारा सिद्धांत दिया। और कैसे इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे ये जो है एक सूर्य है और इसके पास से एक अन्य तारा जो इससे भी ज्यादा अधिक द्रव्यमान का था, वो जब गुजरा, एक अन्य तारा वो इससे पास से गुजरा, तो भाई जब
कोई दो पिंड निकट से गुजरेंगे तो इनके बीच उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न होगी, और जब उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न होगी तो कुछ द्रव्यमान वो पृथक होगा, और पृथक कुछ इस तरीके से सिगार लाइक यानी जो सिगार होता है उसके तरीके से ये पृथक हुआ। और यही जब सिगार लाइक द्रव्यमान वो जो है टूटा 8 खंडों में, तो वो 8 ग्रहों का निर्माण कर गया। इस तरीके से ये जो सिद्धांत ये कहता है कि कोई बड़ा तारा वो सूर्य के निकट से गुजरा होगा और उसके हाई ग्रेविटी के कारण कुछ पदार्थ पृथक हुआ होगा, और वो जो है सिगार रूप में जो पदार्थ बना होगा वो चक्कर लगा रहा होगा सूर्य के चारों ओर। बाद में वो 8 ग्रहों 8 टुकड़ों में बटा, और उससे ही पृथ्वी सहित वो अन्य ग्रह उत्पन्न हो गए। इसी चैम्बरलिन के अतिरिक्त सिद्धांत का, द्वितारा सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो जेम्स जीन्स और जेफरी ने प्रतिपादन किया, जेम्स जीन्स और जेफरी, और इसका जो समर्थन किया रसेल लिटिलटन और भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय खगोलविद हैं बनर्जी, इन लोगों ने इसका समर्थन किया। तो ग्रहों, पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति का ये जो व्यवस्था दी वो जो है देने वाले वैज्ञानिक थे। उनमें पहले तो मोनेस्टिक थ्योरी है यानी अद्वैतवाद है, एक तारा सिद्धांत है वो कास्ते द बफन, इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, और लाप्लास का निहारिका थ्योरी। फिर द्वैतवादी सिद्धांत में यानी बाइनरी स्टार थ्योरी देने वाले वो चैम्बरलिन और माल्टन, जेम्स जीन्स और जेफरी, रसेल लिटिलटन और बनर्जी। इस तरीके से पृथ्वी के उत्पत्ति, पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति का ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। यानी लगभग अब से 6-4.5 अरब वर्ष पूर्व ये सोलर सिस्टम का वो निर्माण हो गया, और जो है ये अस्तित्व में ग्रह सहित मतलब पृथ्वी सहित अन्य ग्रह अस्तित्व में आ गए। साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक पूर्ण होता है। इस पे जो है हमने जो भी रखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आकाश गंगाएं, फिर जो है तारों की अवस्था, और उनके बारे में हमने व्यापक रूप से उल्लेखित किया। इसके उपरांत हमने पृथ्वी का उद्भव एवं विकास, जिसमें आरंभिक सिद्धांत जो यूनानियों ने दिया था, थेल्स, अनंजिमेंडर, पाइथागोरस और हेराक्लीज ने, फिर द्वैतवादी और अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमने अपना ये दृष्टिकोण रखा। ये परीक्षा की दृष्टि से साथियों अत्यंत उपयोगी है। इस पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो कम्युनिटी पर हमारे उपलब्ध रहेंगे। आप उसमें भी भाग ले करके प्राप्त ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।